नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात करेंगे सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि उनका आज हिमाचल दौरा है। आपको बता दें कि मंडी में बीजेवाईएम की रैली को इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। तो पीएम मोदी का आज हिमाचल का दौरा है और इस दौरे के दौरान मंडी में जब वो पहुंचेंगे तो बीजेवाईएम की रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दरअसल चुनावी अभियान के लिए शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रैली में 1 लाख से अधिक युवा जो है वो शामिल होंगे। तो इस रैली में 1 लाख से अधिक युवा के शामिल होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है और युवाओं पर खास फोकस रहेगा। पीएम मोदी जब आज पहुंचेंगे हिमाचल के दौरे पर और जब वो यहां पर जाएंगे तो मंडी में बाकायदे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंडी में बीजेवाईएम की रैली है और इसी रैली को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनावी अभियान के लिए आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंखनाद का आगाज कर देंगे हिमाचल की धरती पे। इस रैली में 1 लाख से अधिक युवा के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि युवाओं पर खास फोकस इस वक्त बीजेपी जो है वो कर रही है। और अभी से जहां जहां पर अगर थोड़ी सी भी कमजोर कड़ी नजर आ रही है, तो अगर हम बिहार की बात करें तो अमित शाह वहां पर मोर्चा संभाले हुए, हिमाचल की बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज से शंखनाद करने जा रहे हैं, वहां पर मोर्चा संभाले हुए और खासतौर पर फोकस बीजेपी का इस बार युवाओं को है, युवाओं को साथ लेकर चलने की कोशिश। और यही वजह है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल पहुंचेंगे, वहां जाकर रैली को संबोधित करेंगे, तो फोकस पूरा इस रैली के जरिए युवाओं पर ही रहेगा, क्योंकि रैली में 1 लाख से अधिक युवाओं के शामिल होने की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। पीएफआई पर छापों के विरोध में केरल बंद है। आपको बता दें कि आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल के आह्वान किया गया है। एनआईए की कार्रवाई के विरोध में दरअसल ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल एनआईए जिस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, पीएफआई के ठिकानों पर पहुंच रही है, वहां पर जाकर के छापेमारी कर रही है। ईडी भी इसमें शामिल है, राज्य की पुलिस भी उसमें शामिल है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पहुंची है एनआईए की टीम, लेकिन एनआईए की इस कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन जो है वो भी देखने को मिल रहा है। और पीएफआई पर जिस तरीके से छापे हो रहे हैं, उसी का विरोध में आज केरल बंद बुलाया गया है। आज केरल बंद रहेगा। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल का आह्वान जो है वो पीएफआई के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है। तो एनआईए की टीम जो ये कार्रवाई कर रही है, ये गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीएफआई के जो सदस्य हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। और आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये लोग हड़ताल का इन्होंने आह्वान किया है। एनआईए की कार्रवाई से ये लोग नाराज हैं। एनआईए की कार्रवाई के विरोध में आज ये प्रदर्शन करेंगे और केरल बंद है पीएफआई के छापों के बाद, क्योंकि पीएफआई पर लगातार एनआईए की टीम जो है वो ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। कई लोगों की इस दौरान गिरफ्तारी भी हो चुकी है। कई पीएफआई के जो ऑफिस थे वो ऐसे हैं जिनको सील कर दिया गया है। और अब इस एनआईए की कार्रवाई के विरोध में जो पीएफआई के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर है, लगातार वो विरोध जाहिर कर रहे हैं, लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हवा बदली तो सुर बदले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और वरिष्ठ विधायक बाबूलाल नागर पर ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। अब तक केवल गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाने वाले नागर ने विधानसभा के बाहर एक बयान देकर इन लाइनों को और पुख्ता कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं राजेश पायलट का समर्थक रहा हूं, उनका अच्छा कार्यकर्ता रहा हूं और जो आदमी की काबिलियत होती है वो निकल कर आ ही जाती है। मैं राजेश पायलट जी का बहुत कट्टर समर्थक रहा हूँ, उनका बहुत अच्छा कार्यकर्ता रहा हूँ। तो मैंने सारे दौर देखे हैं और जो वो कोई भी व्यक्ति हो जिसमें जो काबिलियत है, समय आता है वो निकल कर आ जाता है। हरियाणा में धान की सरकारी खरीद न होने से गुस्साए किसान कुरुक्षेत्र के शाहबाद में दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे 44 पर डटे हुए हैं। हाईवे को जाम किए हुए कई घंटे हो गए। हालांकि प्रशासन के साथ उनकी 2 दिन में 6 मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन धान की सरकारी खरीद को लेकर कोई भी हल अभी तक नहीं निकला। वहीं गुरनाम सिंह चड़ूनी और प्रशासन और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 2-3 बार डीसी और एसपी के साथ बातचीत हुई है, मगर बातचीत असफल रही है। अब हमने जीटी रोड पर जाम लगा दिया है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम जीटी रोड से उठेंगे नहीं। देखिए, बातचीत में तो रिजल्ट सामने नहीं आया है। यहाँ के प्रशासन ने बुलाया था पहले 2-3 बार, जहाँ पे हम पहले बैठे हुए थे, हमारी पंचायत जहाँ पे चल रही थी, उसके बाद नहीं आए और फिर हम उसके बाद जिला प्रशासन ने बुलाया था। वार्ता जो है वो सिरे नहीं चढ़ी है, कोई उनके पास ठोस पॉइंट कहने को नहीं था और वो ये कह रहे थे कि हो सकता है हम चंडीगढ़ के किसी ऑफिसर से कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो मीटिंग करने की बात करें तो आप कर सकते हैं।
राजस्थान की राजनीति में चल रही उठापटक के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलकर जयपुर पहुंचे। पायलट एयरपोर्ट से सीधे विधानसभा पहुंचे, जहां उनके समर्थक विधायकों ने उनको विधानसभा गेट पर रिसीव किया। हालांकि इस दौरान पायलट ने मीडिया से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की, हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए विधानसभा में एंट्री कर गए। तो राजस्थान में इस वक्त सियासी उठापटक काफी चल रही है और इसी सियासी उठापटक के बीच राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना का बयान सामने आया है। मंत्री अशोक चांदना ने सीएम पद का दावेदार कौन होगा इसे लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम आला कमान ही तय करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। मुख्यमंत्री जो भी होंगे ये आला कमान तय करेंगे। ये नीचे के किसी को इसके ऊपर राय मशवरा या पूछा नहीं जाएगा। और जहाँ तक कि ये खबरें पिछले दिनों से लग रही हैं, तो मुझे लगता है कि नॉमिनेशन और इलेक्शन 1 महीने के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा और 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के सामने सब कुछ हो जाएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और ऐसे में आगामी चुनाव को लेकर गृह मंत्री कई रैली भी कर रहे हैं और अपने भाषण में एक बार फिर से अमित शाह ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही है, जिस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। हर जगह भेदभाव हो रहा है, भाषण से ज्यादा कॉमेडी शो चल रहा है। तो अमित शाह लगातार बिहार के दौरे पर हैं, लेकिन बिहार के दौरे पर जिस तरीके से वो रैलियां कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और अब ऐसे में लोगों को बेवकूफ बनाने का काम जो है वो बीजेपी कर रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से। तो अमित शाह का बिहार दौरा है, लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां वो कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उनके इस दौरे को लेकर तंज कसा है और कहा है कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बीजेपी कर रही है, क्योंकि एक बार फिर से अमित शाह ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही थी। अमेठी में आगामी त्योहारों को देखते हुए इलाके में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मिशन शक्ति अभियान जारी किया गया है। सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक इला मारन की तरफ से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर भ्रमण करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। त्योहारों को देखते हुए और नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का आज मेरे द्वारा मुंशीगंज पुलिस के साथ 10 ब्लॉक मुंशीगंज में पेट्रोलिंग किया गया है। इसके द्वारा हम जहाँ फूड्स का और त्योहारों की तैयारी के बारे में भी ब्रीफ किया गया है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के एंगल में त्योहार के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। यूपी के बाराबंकी में बाढ़ को लेकर डीएम ने इलाके का निरीक्षण किया और बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों के पास जाकर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। ग्रामीणों ने डीएम से मदद की गुहार लगाई है और साथ ही प्रशासन की चल रही मनमानी के बारे में भी बताया, जिसको देखते हुए डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही सारे विभाग को ये दिशा निर्देश दिए कि ग्रामीणों तक उनकी सुविधा की चीजें तुरंत मुहैया कराई जाए। वहीं ग्रामीणों से बात कर उन्हें हर सुविधा पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। कुछ लोग कुछ परिवार वहाँ पे आएंगे, कुछ परिवार अपनी वजह से नहीं आएंगे, उन लोगों से भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ जाने की व्यवस्था करी गई है, वितरण किया गया है। कुछ अव्यवस्था इस बात की लोग ज़्यादा लेके जा रहे हैं, उन लोग उसके लिए बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं और ऐसे में उन्होंने रांची के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और सबसे पहले उन्होंने रांची में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। इस मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ और विधायक नवीन जायसवाल समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद स्थानीय सांसद और विधायक की तरफ से उन्हें भगवान जगन्नाथ की तस्वीर भी भेंट की गई। वहीं प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने का मंत्र भी दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे ये निर्देशित किया कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से केवल संगठनात्मक कार्यों की देखरेख करने के लिए और उसमें सहयोग करने के लिए झारखंड प्रदेश में जाकर काम करने का निर्देशित किया, तो मैं झारखंड में उपस्थित हूँ। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के दौरान झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सामने राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वहां की हालत को सुधारा जाए। साथ ही हाईकोर्ट ने भी रिम्स की दुर्दशा पर सवाल खड़े किए हैं। इन सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्यपाल के सुझाव का हम स्वागत करते हैं, उनकी बातों का ध्यान रखेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरे राज्य में स्वास्थ्य की सेवाएं ढीली है। उन्होंने कहा कि रिम्स में कुछ ऐसी सूचनाएं आती हैं, कुछ उच्च न्यायालय के भी कुछ इस तरह की टिप्पणियां हुई हैं। निश्चित तौर पर महामहिम राज्यपाल महोदय के आदेश निर्देश को हम पूरे विभाग में फिर से समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके नित्य प्रतिदिन, चूँकि स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसमें नित्य प्रतिदिन सुधार की गुंजाइशें होती हैं और बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पर यदि आप इसको नकारात्मक दृष्टिकोण में क्यों लेते हैं, हम इसको पॉजिटिव दृष्टिकोण में लेते हैं कि उनका यदि ध्यान है, आपका भी ध्यान है और लोगों का भी ध्यान होना चाहिए, तो बेहतर से बेहतर होगा। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी और नई तकनीक आ रही है, तो उनके आदेश निर्देश का अक्षर। झारखंड में सीएम आवास पर आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आगे भी उनकी सरकार बनी तो मानदेय के साथ हर वर्ष सरकार बोनस भी देगी। ये झारखंड गरीब और पिछड़ा नहीं है। इस राज्य को पिछड़ा और गरीब बनाया गया, मेरा मानना है। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर हम लोग अस्थिर से आने वाले वर्षों में भी इसी तरीके से मजबूती से आपके आशीर्वाद से सरकार बनाते रहे, तो हम आपको बताते हैं, सरकार आपको तो मानदेय या सरकार जो तनख्वाह या जो प्रोत्साहन राशि हो, मानदेय हो, जो देती है तो देती है। सरकार इतना संसाधन व्यवस्था करने में जुटी है कि आप लोगों को हर साल बोनस देने का भी काम करेगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर आधी रात को अंकिता भंडारी की हत्या के आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि सीएम के आदेश के बाद पौड़ी प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आधी रात को ही पुलिस टीम ने आरोपी के रिजॉर्ट को ध्वस्त करवाना शुरू कर दिया और वहीं अंकिता की हत्या के मामले में सीएम धामी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताया है। सीएम ने कहा कि जिस किसी ने ये अपराध किया है उसे हर हाल में कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मुजफ्फरनगर में चेयरमैन विपुल भटनागर ने आईआईए के सदस्यों के साथ एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से पिछले 2 महीने में कई तुगलकी निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत 1 अक्टूबर से एनसीआर क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से अधिक होने पर डीजल जनरेटिंग सेट्स के चलाने पर प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। हम इंस्पेक्शन के लिए कभी भी मना नहीं करते। उद्योग में जब हम उद्योग चलाएंगे और जो विभाग हमारे पे लगे हुए हैं वो इंस्पेक्शन करें, खूब करें। पॉल्यूशन विभाग लगातार इंस्पेक्शन करता है और इतने समय में सिर्फ एक फैक्ट्री है जिस पे सील लगी, जिसने पॉल्यूशनों के मानकों को पूरा नहीं कर रखा था। अदरवाइज़ छोटी मोटी कमियां होती हैं, उसको इंडस्ट्री पूरा भी करती है और उसे निभाती भी है।
पूरे देश में पीएफआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की कड़ी में यूपी के सिद्धार्थनगर में एक संदिग्ध पीएफआई के कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इसकी गिरफ्तारी की पुष्टि अभी स्थानीय स्तर पर किसी ने भी नहीं की है। वहीं परिजनों ने बताया कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके बेटे को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। अनीसुर रहमान के पिता का कहना है कि उनका बेटा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाता है। ये सब क्यों और कैसे हो रहा है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। रात में 3:30 बजे का टाइम था सर, और 3:30 बजे के टाइम आए मतलब आदमी लोग आए और दरवाज़ा पीटने लगे। ऐसा कोई बात नहीं था, दरवाज़ा पीटने लगे वो लोग आए। उसके बाद में दरवाज़ा उसकी बीबी खोली और घर में मतलब 5-6 लोग हल गए और हाथ पकड़ के जब बाहर लेके आने लगे तो उसकी माँ रोने लगी, बोली कि मतलब क्यों लेके जा रहे हो, ये क्या है। तो रोने का आवाज़ आया तो मैं भी उठा बिस्तर से, तो मैं सोचा कि छत वत गिर गया है, कुछ हो गया है। अचानक में मैं दरवाज़ा खोला तो यहाँ एक आदमी खड़े थे, मतलब पुलिस वाले खड़े थे और बाकी सादे में थे। तो उनसे मैं सवाल किया कि मतलब क्यों लेके जा रहे हो, गलती क्या किया है, क्या वजह है, बताओ कुछ। 4 बार मैं पूछा तो कुछ मतलब ऐसा कुछ बताए नहीं, बोले थाने पे लेके जा रहा हूँ। अनीसुर रहमान को बचपन से मैं जानता हूँ, पहले पीयूपी के काम करते थे, अब बेचारे इधर बेगारी का काम, रोड जोड़ाई का काम करते हैं और उनका कोई किसी से कोई लेन देन भी नहीं था, ना कि कोई पब्लिक भी की बैठना, कोई रेशियो बनाना या किसी के साथ उल्टा सीधा घूमना, ऐसी कोई उनकी हरकत नहीं थी। अपने काम रोजी रोटी में लगे रहते थे, फालतू इधर उधर आना भी जाना भी कोई बात नहीं रहता था। सर मालूम नहीं, हमें 3 साढ़े 3 के बजे के सुबह के टाइम रहा, मालूम नहीं किए रहे, कहाँ ले गए उठाए के, कुछ नहीं हमें पता। पूछे पर बतेबो नहीं कि मैंने कहाँ शौहरतगढ़ थाने पर ले जाई थन, पूछताछ करके फिर ले आई थन वापस। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे हरदोई की, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बता दें कि सांडी थाना क्षेत्र में किसान खेत में अपने जानवर चरा रहे थे। दोपहर में बारिश के चलते किसान एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए और इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। बिलग्राम तहसील में श्यामलाल नाम के एक 32 वर्षीय व्यक्ति की आकाशीय बिजली से मौत हुई थी और आज भी रमेश नाम के एक व्यक्ति की सवाईसपुर के ग्राम मलौथा में, जो 52 वर्षीय थे बताए जा रहे हैं, उनकी डेथ हुई है। कल भी हमारे मजिस्ट्रेट मौके पर गए थे, अभी भी वर्तमान में नायब तहसीलदार मलौथा गांव में उपस्थित हैं। दोनों की जैसे ही पीएम रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, तत्काल ही इनको दैवीय आपदा के तहत विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए दैवीय सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस समय सनसनी फैल गई जब देर रात चोरी के इरादे से घर में घुसे कुछ बदमाशों ने विरोध करने पर एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। तो वहीं घायल युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। थाना छपार पर देर रात करीब 2 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र छपार के ही ग्राम खुड्डा में एक घर में कुछ अज्ञात चोर घुस गए। घर वालों के जागने और शोर मचाने पे वो चोर वहां से भागने लगे। तभी घर के एक सदस्य शादाब ने एक चोर को पकड़ने का प्रयास किया, जिसपे उस चोर के द्वारा एक तमंचे से फायर कर दिया गया, जो गोली शादाब को लगी और वो घायल हो गया। तत्काल परिजनों द्वारा शादाब को लेकर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना पर तत्काल थाना छपार पुलिस द्वारा, अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया। यहाँ पीछे से बदमाश आए, डकैती पड़ी समझो और मर्डर हुआ है। लूट का विरोध कर रहा था लड़का है जी, विरोध कर रहा था जिसके विरोध ये कर रहा था, जब वे जाल लगे लूट के तो एक रह गया, उनमें से 8 थे, तो उसने सोचा कोई सब थाम ले, तो उसका पैर पकड़ लिया उसने। अच्छा, तो जैसे उसने पैर पकड़ा उसने गोली चला दी उस पर। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केंद्र सरकार की तरफ से विदेश यात्राओं पर रोक का नया मामला सामने आया है। नए मामले में पंजाब के नवीन
कड़ीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने ग्रीन हाइड्रोजन संबंधी ज्ञान के आदान प्रदान के लिए 3 मुल्कों जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स के दौरे के लिए मंजूरी न देने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि राजनीतिक कारणों से मेरी यात्रा रोकी गई। केंद्र नहीं चाहती कि दिल्ली और पंजाब सरकार प्रदूषण की समस्या का हल निकाले। देखिए, आज किस तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की नीतियों से डरती है, उसकी एक और ताजा तरीन उदाहरण आज पेश हुई है। इंडो जर्मन एनर्जी फोरम, जो कि एक जर्मन ग्रुप है, उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर एक नॉलेज शेयरिंग टूर इनवाइट किया था कंट्री में से, जिसमें पंजाब में से मैंने पार्टिसिपेट करना था। इस सारे टूर का सारा खर्चा उस फोरम ने झेलना था। केंद्र और पंजाब के ऊपर इसका कोई खर्चा नहीं आना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केंद्र सरकार ने पॉलिटिकल क्लियरेंस बाकी सभी स्टेट्स को और बाकी सभी डेलीगेट्स को दे दी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे, बीइंग न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब, उन्होंने मेरे को डिनाई कर दिया है। मेरे को पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं दी गई। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में छापेमारी कर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का सदस्य और पीएफआई के मोटिवेशनल स्पीकर अहमद बेग नदवी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि स्पीकर के तौर पर अहमद बेग नदवी यूट्यूब पर लोगों को बरगलाने का काम कर रहा था। यूपी एसटीएफ को अहमद बेग के पास से मोबाइल, लैपटॉप और कई आपत्तिजनक वीडियोज भी मिले हैं। अहमद बेग कई हिंसक और आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल था। और बात आखिर में करेंगे कानपुर की, जहां से एक अजीब मामला सामने आया है। दरअसल यहां के रावतपुर इलाके में एक आयकर अधिकारी की मौत 1.5 साल पहले कोरोना की वजह से हो चुके थे, लेकिन परिजनों ने शव को अपने घर में ही ये कहकर रखा था कि वो कोमा में है। मामले का खुलासा तब हुआ जब अधिकारी जांच के लिए आयकर अधिकारी के घर पहुंचे। रावतपुर के कृष्णापुरी इलाके में रहने वाले इस आयकर अधिकारी के परिजनों ने पहले तो शव देने से मना कर दिया, लेकिन समझाने बुझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए देने पर राजी हो गए। अब पोस्टमार्टम के बाद ही आयकर अधिकारी की मौत की वजह का खुलासा हो पाएगा। हमारा ये कहने का जो डेथ सर्टिफिकेट ये मोती अस्पताल का जो दिखा रहे हैं, इसमें ना स्टैंप है, ना डॉक्टर का नाम है, ना सेमो का नाम है। जब डेथ सर्टिफिकेट सरकारी अस्पताल से इशू होती है, प्राइवेट अस्पताल से भी इशू होती है, तो उसमें स्टैंप और नर्सिंग होम का नाम, अस्पताल, डॉक्टर का नाम, ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अंकित होता है। नहीं वो घाट वाले मानेंगे नहीं, या रास्ते हमारा ये महीने में कि कोमा में आदमी तो 2-2, 3-3 साल भी रहते हैं, लेकिन अब जो हाईलाइट गई है डेड बॉडी, हाईलाइट में जो डॉक्टर वहाँ बताएंगे वही बात मानी जाएगी। भाई नहीं, जब अन्न नहीं खाएगा आदमी, 6 महीने से अन्न नहीं खाएगा तो कंकाल तो हो ही जाएगा, है कंकाल तो हो ही जाएगा। लेकिन अब हाईलाइट गई है, हाईलाइट में जो डॉक्टर कहेंगे वही बात मानी जाएगी। भाई हम लोगों के कहने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो अस्पताल में डॉक्टर कहेंगे वही मानी जाएगी। थैंक यू। इसके अब इन्होंने ये जो है मृतक के परिजनों ने ही ये डेथ सर्टिफिकेट मुझे दिया है। आपका ये डेथ सर्टिफिकेट मोती हॉस्पिटल में ये जो है विमलेश कुमार भर्ती थे, ठीक सुनिए, और इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये देखिए, अब आप लोग देखिए, दिस इज मोती हॉस्पिटल का है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर विमलेश एज 35 ईयर्स ऑफ एज, मेल, सन ऑफ राम अवतार। ये एड्रेस यहीं का पूरा लिखा है, रेजिडेंस ऑफ 119605 कृष्णापुरी काकादेव। ये देखो, ये हु वाज एडमिटेड हेयर, ये 19/4/2021 को एज ए केस ऑफ एडल्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, डाइड टुडे, लिखा देखिए, डाइड टुडे एट 4 AM ड्यू टू दी सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम।